हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग यूनिट। और आज के इस बेहतरीन वीडियो में मैं आपके साथ डेटा स्ट्रक्चर पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ये वन शॉट रहेगा, बट ये वन शॉट रहेगा सिर्फ थ्योरी पार्ट का। इसमें हम थ्योरी पार्ट एंड ट्रीज को कवर कर लेंगे। फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत तब आएगी जब हमें करने होंगे अल्गोरिथम एंड सॉर्ट्स एंड अपने जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, क्यू, लिंक लिस्ट, स्टैक, इनके जो एल्गोरिदम है वो करने हैं, वो चीज़ें ढंग से समझनी है, लिंक लिस्ट के टाइप ढंग से समझने हैं। वो उन सब के लिए एक और लेक्चर आएगा जिसमें वो सब चीज़ें ढंग से समझाई जाएगी। अभी फ़िलहाल हम फोकस करेंगे थ्योरी पोर्शंस पे। एंड स्टार्ट करने से पहले आपको इतना बोलूँगा कि थैंक यू वेरी मच। मेरे सब्सक्राइबर बहुत अच्छी तरीके से बढ़ गए एंड मैं थोड़ा सा बुरा बुरा फील कर रहा था कुछ दिनों से। एंड अचानक से मैंने जब देखा कि 500 प्लस में सब्सक्राइबर हो गए हैं तो आई वॉज वेरी हैप्पी। तो थैंक्स टू यू। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी हेल्प करो कि मैं आपके लिए और इस तरीके से बेहतरीन अच्छे वीडियो लेक्चर्स लेके आ सकूं। ठीक है, तो मैं आपको वीडियो का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि हम किस तरीके से क्या क्या कैसे करने वाले हैं। ये एक मास्टर क्लास रहेगी डेटा स्ट्रक्चर पे एंड इसमें मैं सिर्फ थियोरी पोर्शन कवर करूँगा। इसमें सिर्फ थ्योरी पोर्शन हम कवर करेंगे। एंड अगर ये इतना वीडियो ही आप देख के चले जाते हो तो आराम से आपके 40 प्लस मार्क्स आ जाएंगे, उतना मैं करवा दूंगा। ये सिर्फ सिर्फ नहीं, ये सारे सब कुछ आ जाएगा इसमें, सब कुछ ओवरऑल आ जाएगा। मैं जितना भी करवा पा रहा हूँ वो सब कुछ इसमें इंक्लूडेड रहेगा, कुछ भी मैं एक्सक्लूड नहीं करूँगा। थ्योरी पोर्शन में सारे टॉपिक्स आपके इसके अंदर कवर हो जाएंगे, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक ओनली। ठीक है। कंटेनर टेबल में लीनियर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आ जाएगा अपना। जैसे ही मैंने आपको बताया, सॉर्टिंग की चीज़ें मैं आपको नहीं करवा पाऊंगा इस वीडियो में, दैट टेक्स टाइम। फिर है स्टैक ऑपरेशंस, पुश एंड पॉप, ये भी मैं नहीं करवा पाऊंगा, क्यू भी हम नहीं कर पाएंगे। बाकी जितने टॉपिक्स लिखे हैं ये एंड इसके सब टॉपिक्स एंड बहुत सारे क्वेश्चंस जो डायरेक्टली सीटीयू में पूछे गए थे, उन सब को मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो बस मेरा साथ दीजिए, मेरे साथ बने रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए यार, उनको भी पास करवाओ। क्या कर रहे हो? ठीक है। सबसे पहले इनफिक्स एंड पोस्टफिक्स कन्वर्जन। अब ये टॉपिक 12 बार रिपीट हो चुका है पिछले सालों में। ठीक है, हर एक पेपर में 7 मार्क्स का क्वेश्चन होता ही है या 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो हम अब इस पे नहीं जाएंगे कितने मार्क्स का क्वेश्चन होना चाहिए, राइट। मैं आपको इनफिक्स टू पोस्टफिक्स किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको बहुत बेसिक तरीके से समझा दूंगा। हमको ये क्वेश्चन दिया गया है, ए स्टार फिर बी प्लस डी डिवाइडेड बाई ई माइनस एफ वगैरह 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 वगैरह, ये सब कुछ हम अब क्वेश्चन के आंसर की तरफ बढ़ते हैं। इनफिक्स नोटेशन या इनफिक्स एक्सप्रेशन क्या होती है? जब इस तरीके से दो ऑपरेंड्स के बीच में ऑपरेटर का यूज किया जाए तो इट्स कॉल्ड इनफिक्स। फिर जब ऑपरेटर के पहले किसी ऑपरेंड के पहले जब ऑपरेटर का यूज किया जाता है इसे बोलते हैं प्रीफिक्स। एंड ऑपरेटर के बाद जब नोटेशन का उपयोग किया जाए उसे बोलते हैं पोस्टफिक्स।
हम नॉर्मली एक्सप्रेशन इनफिक्स में ही लिखते हैं अपने हाथों से, मैथमेटिक्स में हर एक जगह पे इनफिक्स में ही हम अपनी सारी एक्सप्रेशंस को लिखते हैं। कंप्यूटर को पोस्टफिक्स अच्छे से समझ में आता है, तो हम इसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये मेन चीज़ है। अब इनफिक्स टू पोस्टफिक्स जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हम डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, जिससे कि ये चीज़ हम इजी कर पाए। इसमें एक हम स्टैक का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम अपनी एक्सप्रेशन के अनुसार एक 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 करके क्या डालते जाते हैं, हम एक्सप्रेशंस डालते जाते हैं, ऑपरेटर्स डालते जाते हैं, एंड जितने भी ऑपरेंड्स हैं उनको इकट्ठा लिखते हैं, एंड देन एट लास्ट वो सारे ऑपरेटर्स एक एक करके हम बाहर निकालते हैं। इसको हमें टेबुलर मेथड में लिखना पड़ेगा, किसमें, जीटीयू में। जीटीयू में जब आपको ये क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको टेबुलेशन मेथड के थ्रू इसका आंसर करना है। टेबुलेशन मेथड किस तरीके से है, तो टेबुलेशन मेथड है कुछ इस तरीके से। लेट मी एक्सप्लेन। सबसे पहला जो निकल आएगा वो आएगा सिंबल, फिर आएगा अपनी जो स्टैक है उसके सबसे ऊपर कौन सा एलिमेंट अवेलेबल है, स्टैक, और अपना आउटपुट। अब यहाँ पे देखो तो ए आया सबसे पहले, बट स्टैक में कुछ भी नहीं है क्योंकि सबसे पहला एलिमेंट है, तो आउटपुट में सिर्फ ए ही आएगा। फिर आया स्टार, स्टार स्टैक में रह जाएगा, आउटपुट में अभी भी ए ही रहेगा। फिर ये बी, मैं शायद उल्टा लिख रहा हूँ, राइट, नहीं, मैं एकदम बराबरी लिख रहा हूँ। ए एंड बी फिर साथ में आएंगे, फिर प्लस ऑपरेटर, देन डी, एंड जब हमारे पास ये ऑपरेटर आएगा तो यहाँ से पीछे, मतलब यहाँ पे जब ऐड करेंगे इसे, तो यहाँ से यहाँ तक जो ऑपरेटर होगा उसे हम आउट कर देंगे, ए बी डी एंड प्लस, ये आउट हो जाएगा, राइट। ये एक छोटी सी बेसिक सी चीज़ थी कि जैसे ही आपके पास ब्रेस आए तो आपको उसके अंदर जो अपना ऑपरेटर रह जाता है उसे बाहर निकाल लेना है एंड उसे आउटपुट में डाल देना है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस यहाँ पे यूज किया जाता है, जिससे अब जब डिवाइड आएगा तो स्टार आउट हो जाएगा एंड डिवाइड अंदर आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है। जैसे ही डिवाइड आया 8th स्टेप में, तो अपना जो मल्टीप्लिकेशन का जो स्टार था वो एक्शन टेकन होगा कि उसको पॉप कर लिया जाएगा बाहर, एंड वो आ जाएगा आउटपुट, मतलब अपना पोस्टफिक्स नोटेशन में। फिर अपना एलिमेंट है ई आ गया। देन जब माइनस आएगा तो माइनस की प्रेसिडेंसी, मतलब माइनस की पावर, इस टर्म में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, माइनस की पावर डिवाइड से कम होती है, तो डिवीजन के ऊपर माइनस नहीं रह पाएगा, तो स्टैक का जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन होगा ये डिवाइड, और यहाँ पे माइनस नहीं आ सकता किसी भी उसमें। अगर हम चाहें
ऐसा हो सकता है कि माइनस के ऊपर डिवाइड आ जाए, बट डिवाइड के ऊपर माइनस नहीं आ सकता। तो डिवाइड हम पुश कर देंगे, बाहर आ जाएगा, फिर माइनस, फिर एफ, फिर स्टार आया। स्टार की प्रेसिडेंसी माइनस से ऊपर है, तो जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पे डिवाइड की जगह पे स्टार आ सकता है। एंड उसी तरीके से ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे एंड ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। बहुत बेसिक चीज़ है, आपको बस ध्यान रखना है कि प्लस माइनस इक्वल होते हैं, फिर स्टार डिवाइड इक्वल होता है एंड ये इससे प्रेसिडेंस ज़्यादा रखते हैं। फिर अगर ये है तो ये इन दोनों से प्रेसिडेंस ज़्यादा रखता है। इसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है एंड जब आपको ब्रैकेट मिलेगा तो इस ब्रैकेट के स्टार्ट होने से लेकर एंड तक बीच में जो कुछ भी आता है, जैसे ही एंड ब्रैकेट आएगा तो ये पॉप हो जाएगा। आई होप मैं समझाने में काबिल रहा। आपको इजीली इस तरीके का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसे परफॉर्म कर पाओगे। फिर है लिंक लिस्ट की एप्लीकेशन। थियोरी क्वेश्चन सारे के सारे इसमें मैंने ले लिए हैं। लिंक लिस्ट की एप्लीकेशन इस तरीके से कि जब पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करना हो या मैनिपुलेशन करना हो उसके ऊपर, तो अपना लिंक लिस्ट बहुत ज़्यादा काम आता है। अब काम कैसे आता है? कंप्यूटर नीड अ वे टू स्टोर and compute mathematical polynomials like this. Arrays are insufficient for this because if we have polynomial like x to the power 100 plus 1, array would need 101 space, right? बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होगी। मोस्टली एम्प्टी ही रहेगा बट स्पेस ज़्यादा चाहिए होगी एरे अगर लेंगे तो, क्योंकि एरे को एक स्पेसिफिक रेंज या एक स्पेसिफिक साइज अलोकेट करना ज़रूरी होता है, जहाँ पे लिंक लिस्ट को 2 ही नोड्स चाहिए होंगे। अब स्ट्रक्चर कैसा है? ईच नोड कैरीज 3 पार्ट्स, कोफिशिएंट द नंबर मल्टीप्लाइंग द वेरिएबल, जैसे कि 4, एक्सपोनेंट मतलब उसका जो पावर है वो 3 एग्जाम्पल है, और नेक्स्ट पॉइंटर टू द नेक्स्ट टर्म, राइट। अब इसमें ऑपरेशंस क्या क्या है? लिंक लिस्ट मेक इट वेरी efficient to add or multiply two polynomials by traversing the list and combining terms with same exponent। ये बहुत बेसिक चीज़ें लिखी है, ठीक है। अगर आपको ये डायरेक्टली समझ में नहीं आया है तो आपको बस इतना सा समझना है कि जब एरे का यूज़ करके हम एक्सपोनेंशियल या कहें पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन रखते हैं, स्टोर करते हैं कंप्यूटर में, तो उसमें स्पेस ज़्यादा लगता है। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया है 101 जितना स्पेस लग जाता है। पर जब हम लिंक लिस्ट यूज़ करते हैं तो उसके अंदर 2 नोड होते हैं, उसमें एक नोड कैरी करता है 3 पार्ट, वेरिएबल, एक्सपोनेंट एंड नेक्स्ट पॉइंटर, जो कि इससे कनेक्टेड होगा कि ये अगला नोड कौन सा है। इस तरीके से जब स्टोर करते हैं तो इसमें स्पेस बहुत कम लगती है, जहाँ कि हमको एरे में एक स्पेसिफिक साइज अलोकेट कर ही देनी पड़ती है, ठीक है। फिर है 2, लिंक लिस्ट का मेन इस डेटा स्ट्रक्चर वाले सब्जेक्ट में इम्पॉर्टेंस यही है कि वो क्यू एंड स्टैक को हम बना सकते हैं, डायनामिक मेमोरी को हम बना सकते हैं। उसका मेन मोटिव यही है हमारे इस सब्जेक्ट में। while stack and queue can be implemented using array, परंतु एरे हैव फिक्स्ड साइज, स्टैटिक मेमोरी है, पर हमें क्या चाहिए? डायनामिक मेमोरी। इफ स्टैक फिल्स अप यू गेट स्टैक ओवरफ्लो मैसेज, वही जो इसमें
मैंने पिछले एग्जाम्पल में समझाया। डायनामिक स्टैक्स यूजिंग लिंक लिस्ट, वी पुश एलिमेंट्स indefinitely, मतलब लिमिट ओनली बाय सिस्टम्स मेमोरी। लिंक लिस्ट का जब हम यूज़ करते हैं फॉर डायनेमिक स्टैक्स, तो अपनी जो सिस्टम की स्टोरेज है वही उसकी लिमिट बन जाती है। इसमें कोई साइज नहीं, बैरियर नहीं रहता कि स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा। ये दोनों हमारे मतलब समझने की अभी ज़रूरत नहीं है। फिर डायनामिक क्यूज, DQ, delete from the beginning. This application is crucial for operating system processes where the number of waiting tasks is unpredictable. सिंपल सी बात है कि लिंक लिस्ट का उपयोग हम तब करते हैं स्पेशली अपने इस सब्जेक्ट में जिसमें हम डायनामिक स्टैक एंड डायनामिक क्यू को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। अब उन दोनों को हम क्यों इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं? जिससे हमको साइज का बैरियर ना रहे। एरे की वजह से साइज का बैरियर रहता है, जिसको जो एक नेगेटिव पॉइंट है उसका एक कॉन है, जिसको एलिमिनेट करने के लिए हम यूज करते हैं क्यूज लिंक लिस्ट, जिससे हम अपने जो बनाए हुए डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उनको लिमिटलेस बना सके एज इन द मैटर ऑफ स्टोरेज। थ्योरी पार्ट है, एंड ये चीज़ें ऐसी है जो पढ़ने से ही आएगी, समझाने से नहीं आएगी। एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन मैं आपको समझा भी दिया, बट आई एम नॉट फीलिंग कि मैं आपको एप्लीकेशन इतना अच्छे से समझा पाया। अभी जब ट्रीज आएंगे तब आपको मज़ा आएगा, जब डिफरेंसेस आएंगे तब आपको मज़ा आएगा, ग्राफ ट्रावर्सल आएगा तब आपको मज़ा आएगा। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो नहीं हो पाता। ग्राफ कंसिस्ट ऑफ, तीसरा एप्लीकेशन है इसका जो कि है ग्राफ किसके बने होते हैं? नोड्स एंड कनेक्शन के, राइट। नोड होगा और उनके बीच में कनेक्शन होगा समहाउ। A common way to represent graph in memory is using adjacent list concept. We create an array of linked list which represents vertex I. The linked list attached to array I contains all the neighbors of vertex I. बहुत सिंपल चीज़ है। अब ये क्यों हम यूज करते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनलाइक एडजेसेंट मैट्रिक्स 2D array which uses n square spaces, और n क्या है? नोड्स हैं। A linked list representation is extremely memory efficient for sparse graph which sparse graph किसे कहते हैं? graph which many nodes but few connections such as social network और रोड मैप्स। सारे के सारे जो लिंक लिस्ट के एप्लीकेशन है वो एरे के कॉन पे ही बेस्ड है। एंड एरे का कॉन क्या है कि उसका साइज बहुत ज़्यादा होता है जब कुछ करना हो, जब कुछ डायनामिक काम करना हो, जब कोई बड़ी चीज़ करनी हो, तो एरे का साइज बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, जबकि वो मोस्ट ऑफ खाली ही रहता है। दैट्स वाई लिंक लिस्ट की एप्लीकेशंस में से ये एक है कि ग्राफ रिप्रेजेंटेशन में भी लिंक लिस्ट काम आती है। स्टैक एंड क्यू बनाने में तो है ही डायनामिक मेमोरी के केस में। एंड एक ये था कि पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन में ये काम आता है। अब आता है हैशिंग का कंसेप्ट। हैशिंग का कंसेप्ट बहुत बेहतरीन है, बहुत इजी है, एंड आगे भी ये चीज़ें आपको काम आएगी। तो हैशिंग का कंसेप्ट मेनली है क्या? हैशिंग कहाँ पे यूज आता है, हैशिंग क्यों बना? ठीक है, तो जब मेमोरी को अपने, लेट सपोज कि हमको एक स्ट्रीम ऑफ टेक्स्ट है कुछ, उसे मेमोरी में ऐड करना था, एंड उस स्ट्रीम ऑफ टेक्स्ट में बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स थे।
या फिर कहें नंबर्स थे, देन इन नंबर्स को एफिशिएंटली रिट्रीव करने के लिए बहुत जल्दी मुझे अगर 6 चाहिए, मुझे नहीं पता है कि इस इंडेक्स के इस लोकेशन पे 6 ही है, राइट, एंड मुझे उस लोकेशन उस इंडेक्स का जो कुछ भी है वो चीज़ मुझे रिट्रीव करनी है फ्रॉम मेमोरी, तो उसे बहुत ज़्यादा फास्ट कैसे कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट कैसे बना सकते हैं, जिससे बिग ओ ऑफ वन टाइम में हम कुछ भी रिट्रीव कर सके, मेमोरी से कुछ भी हम निकाल सके। तो हैशिंग का कंसेप्ट वहाँ पे आता है जिसमें हम बनाते हैं एक हैश टेबल, जिसके अंदर एक साइड लिखी होती है हमारी कीज एंड दूसरी साइड होता है वैल्यू, जिसे हैश वैल्यू बोला जाता है। कीज हमारी होती है ये सारे एलिमेंट्स, जिसे हम m बुलाते हैं, m। अब ये m नंबर्स ऑफ जो अपनी कीज है दैट विल बी हैश्ड थ्रू अ हैश फंक्शन, जिसे ये बोलते हैं इंडेक्स। इंडेक्स मतलब यही हैश वैल्यू इज इक्वल टू हैश की, मतलब इनमें से कोई भी की, परसेंटेज। परसेंटेज फंक्शन है एक मॉड्यूलो फंक्शन। इस मॉड्यूलो फंक्शन को रिप्रेजेंट परसेंटेज से किया जाता है टेबल साइज, इस टेबल की जो कुछ भी साइज है वो। दिस इज हाउ अपना हैशिंग का कंसेप्ट बाहर आता है, जो हमको अलाउ करता है बिग ऑफ वन टाइम में कुछ भी चीज एक्सेस करना, एंड ये कांस्टेंट है हर एक एलिमेंट के लिए। डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ हैशिंग। ठीक है ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आती है इसमें, अगर टेबल छोटा पड़ गया, टेबल छोटा नहीं पड़ा, चलो लेट्स से कि ये रहा 10% 5, 10 mod 5 करोगे, 5 2 10, 0 0 रिमाइंडर बचा। अब 25 mod 5 करोगे, 5 5 25, इसका रिमाइंडर भी 0 बचा। अब अकॉर्डिंग टू आवर हैश फंक्शन हमको जीरोथ पोजीशन पे दो कीज को इंसर्ट करना है, राइट। अब एक ही मयान में आप दो तलवार नहीं डाल सकते। जीरोथ पोजीशन पे हमको 25 भी चाहिए एंड 10 भी चाहिए, बट दिस इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल। अगर इसको किसी भी तरह हमने पॉसिबल बना दिया जबरदस्ती करके, तो बिग ऑफ वन टाइम मतलब जो कांस्टेंट टाइम में हम रिट्रीवल कर पा रहे हैं अपने डेटा का, दैट विल नॉट बी पॉसिबल। मैं जो आपको बोल रहा हूँ वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो मैं समझा रहा हूँ वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं इंग्लिश में क्या लिखा है उस पर उतना ध्यान नहीं दे रहा। तो अब जीरोथ पोजीशन पे 25 एंड 10 ये दो चीज़ें आ गई। अब आ तो गई, रखना भी पड़ेगा, बट इट विल इफेक्ट दिस एक्सेस टाइम, एंड इस सिचुएशन को बोलते हैं कोलिजन। कि एक ही जगह पे एक वैल्यू पहले से है एंड दूसरी वैल्यू आने की कोशिश कर रही है, तो दैट्स अ क्लैश, दैट्स अ कोलिजन। अब कोलिजन को रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहला मेथड है ओपन चेनिंग। ओपन चेनिंग मेथड इस तरीके से कहता है कि जब आपको हैश टेबल में ऐसा कोलिजन मिले कि जीरोथ लोकेशन पे पहले से 10 बैठा हुआ है पर 25 को भी आना है जीरोथ पोजीशन पे ही, तो यहाँ पे एक स्लॉट बना दो, एक लिंक लिस्ट के हेल्प से इस लोकेशन को इससे जोड़ दो एंड इसे उसका पार्ट बना दो। दिस विल इफेक्ट, अगर 25 मुझे ढूंढना होगा तो पहले तो मैं ऊपर से ढूंढना शुरू करूंगा, फिर जीरोथ पोजीशन पे 10 है, फिर 10 की लिंक लिस्ट को चेक करूंगा कि वहाँ पे अपना पोजीशन अपने को जो चाहिए वो वहाँ पे है कि नहीं। तो दिस विल इफेक्ट बिग ऑफ वन टाइम, बट ये फिर भी डाइजेस्टेबल सॉल्यूशन है। इंग्लिश में क्या लिखा है, इन दिस मेथड एवरी स्लॉट
in hash table is a linked list. ठीक है. When a collision occurs, the new element is simply added chained. इसे चेनिंग इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसे चेन कर दिया गया है टू द लिंक लिस्ट एट द इंडेक्स. ठीक है. इसका प्रो क्या है? टेबल नेवर टेक्निकली फिल्स अप. ठीक है. कॉन्स क्या है? रिक्वायर्स एक्स्ट्रा मेमोरी पॉइंटर फॉर लिंक लिस्ट नोड्स. ओके. ये दोनों चीज़ें आप याद रख लेना. अगर 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया, ये 7 मार्क्स का ही क्वेश्चन होना चाहिए, तो प्रॉब्लम हो जाएगी. आपको सब कुछ इसी तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा. इतना ज़्यादा मैंने इसलिए आपको दे रहा हूँ अभी क्योंकि इतने ज़्यादा की ज़रूरत है. ठीक है. ज़्यादा आपको इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ज़्यादा की ज़रूरत है. फिर है ओपन एड्रेसिंग. ओपन एड्रेसिंग में 3 पार्ट है. ओपन एड्रेसिंग के 3 पार्ट हैं. सबसे पहला है लीनियर, फिर है क्वाड्रेटिक, और तीसरा है डबल हैशिंग. अब ये तीनों चीज़ें कैसे काम करती है, चलो पहले इंग्लिश में क्या लिखा है वो मैं आपको पढ़ देता हूँ, जिससे अगले पेज में जाने पे मेरे को शांति मिले. इन दिस मेथड ऑल द एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इनसाइड द हैश टेबल इटसेल्फ. ठीक है. If a collision occurs at any index, we search for the next available slot according to a specific sequence. ठीक है. There are 3 main probing strategies. इसे linear probing, quadratic probing बोला जाता है. इसमें 3 main strategies हैं जो मैंने यहाँ पे आपको बता दी for open addressing. इसे open addressing बोलते हैं, एंड इसके पहले जो हमने किया था उसे closed addressing बोलते हैं. ठीक है. अ लीनियर प्रोबिंग मतलब लीनियर प्रोबिंग, उसका लॉजिक क्या है? इफ कैलकुलेटेड इंडेक्स इज ऑक्यूपाइड, चेक इमीडिएटली नेक्स्ट इंडेक्स. अगर वो खाली है तो ठीक है, नहीं है तो उसके नेक्स्ट. वो खाली है तो ठीक है, नहीं है तो उसके नेक्स्ट. इसका जो वो बनता है इक्वेशन, वो h इज इक्वल टू एच के प्लस 1. मतलब अपनी जो इंडेक्स होगी वो प्रीवियस इंडेक्स प्लस 1 हो जाएगी अगर कोलिजन अकर हुआ. एंड अगर वहाँ पे भी कोलिजन अकर हुआ तो फिर ये वापस दोहराया जाएगा एंड एच के अपनी करंट इंडेक्स मतलब जो प्लस 1 होके बनी वो बन जाएगी. मैं शायद समझा नहीं पा रहा, बट यहाँ पे ये ढंग से लिखा हुआ है. आगे एक क्वेश्चन भी है, उसको ढंग से करेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. फिर एक क्वाड्रेटिक प्रोबिंग. क्वाड्रेटिक प्रोबिंग इस तरीके से है कि एक स्टेप पिछले में हम 1 स्टेप एट अ टाइम लेते थे. ठीक है. तो उसका एक प्रॉब्लम होती थी कि जब 1 स्टेप एट अ टाइम हम लेंगे तो देयर विल बी अ टाइम जब एक इलाका, दिस प्लेस, एक साइड का पोर्शन पूरा का पूरा भर जाएगा समथिंग किसी ना किसी वैल्यू से, एंड बाकी का टेबल खाली रहेगा. इसे एक प्रॉब्लम बोलते हैं. ये एक प्रॉब्लम है, बस इसको क्या बोलते हैं वो मुझे याद नहीं आ रहा. आई होप आपको याद होगा. अगर आपको याद हो तो कमेंट्स में मेरे को बता दो. ठीक है. यार ऐसी इंपॉर्टेंट बातें कैसे भूल जाता हूँ. ठीक, कोई बात नहीं. हाँ ये रहा, यहाँ पे लिखा तो है प्राइमरी क्लस्टरिंग बोला जाता है इसको, कि ये इतना पार्ट क्लस्टर बन जाता है एंड बाकी का टेबल खाली होता है. फिर कहीं पे क्लस्टर बना हुआ होता है, फिर टेबल खाली होता है, फिर कहीं पे क्लस्टर बना हुआ होता है. एंड ये तो हम 8 या 10 का जब हम टेबल देखें तो ऐसा फील होता है कि ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. बट जब हम बात करें हजारों लाखों एंट्रीज वाले टेबल की, तब ये प्रॉब्लम लिटरली दिखने लगती है. कि देखो जस्ट थिंक कि ये 10,000
10,000 नहीं, चलो 1000 ले लो कि ये 1000 ब्लॉक्स है, ठीक है। एंड सबसे ऊपर जो है वहाँ पे वो हुआ, क्या हुआ, कोलिजन हुआ। अब वो ढूंढते 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 हर बार वो एक ऑपरेशन कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, प्लस होता रहेगा, वन 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 वन, इस तरीके से 1000 बार प्लस होगा। उसके बाद जब 101वीं बार प्लस होगा तब उसे खाली स्लॉट मिलेगा। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी क्लस्टरिंग। चलो, मेरे कंसेप्ट सही है, बस मुझे टाइम पे वो पर्टिकुलर वर्ड याद नहीं आता, ठीक। अब क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। कैसे सॉल्व करता है? क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग बोलता है कि पिछले में हम एक स्टेप ले रहे थे, उसकी जगह पे हम अब क्वाड्रेटिकली मूव करेंगे, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, इस तरीके से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अटक ना जाए या क्लस्टर फॉर्म ना हो, इसलिए। तो अब इसका न्यू इंडेक्स क्या है? h इज इक्वल टू एच के, जो हमारा पुराना था, प्लस आई स्क्वायर। अब i इज इक्वल टू 1 टू m माइनस वन। m माइनस वन क्या है? m क्या है? मैंने पीछे आपको बता दिया कि m है हमारे जो टेबल है उसकी लेंथ, टेबल लेंथ। ये रहा, यही सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। डन। बेनिफिट्स क्या है? रिड्यूसेस प्राइमरी क्लस्टरिंग बट सफर्स फ्रॉम सेकेंडरी क्लस्टरिंग। उतना ध्यान अभी मत दो, बस इतना पढ़ लो कि लीनियर प्रॉबिंग में प्राइमरी क्लस्टरिंग होता है, क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग में सेकेंडरी क्लस्टरिंग होता है। फिर उसको सॉल्व करने के लिए आता है डबल हैशिंग। डबल हैशिंग क्या है? यूजिस दूसरा हैश फंक्शन यूज किया जाता है जिससे स्टेप साइज पता चले। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक्स। नहीं, ऐसा नहीं है, इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें आ गई है। कुकू हैश, हाँ, कुकू हैशिंग, फिर है हॉपस्कॉच हैशिंग, फिर है री हैशिंग। बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट इसमें हो चुकी है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट रिजोल्यूशन टेक्निक्स अब नहीं रही, बट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये वन ऑफ द बेस्ट है, तो आप यही लिखोगे। उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला है कि h इज इक्वल टू एच के प्लस आई इंटू एच टू के, एंड ये पूरा का पूरा होगा मॉड m। जब कोलिजन होगा तो उस कोलिजन के बाद जो सबसे मतलब कोलिजन के बाद जो हमको इंडेक्स मिलेगी वो है एच के, राइट। उस वो हम यहाँ पे लिखेंगे कोलिजन होने पर। फिर आई हमारा 1 2 3 4 इस तरीके से बढ़ता रहेगा m माइनस वन तक, जो मल्टीप्लाई होगा h2k से। h2 क्या है? अपना हैश फंक्शन दूसरा दिया होगा आपको क्वेश्चन में ही, ये सवाल आपको नहीं पूछा जाएगा, ये बस आपको एक्सप्लेन करना है। h2k क्या है? h2k है इंडेक्स वैल्यू जो हमें प्राप्त होगी कौन से फंक्शन से? दूसरा जो फंक्शन अवेलेबल है उससे। अब ये ड्रास्टिकली रिड्यूस करता है क्लस्टरिंग को, एंड स्टेप साइज डिपेंड्स ऑन कीज पे ही स्टेप साइज डिपेंड करती है, वगैरह 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 वगैरह। तो इंजीनियर्स, आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है। मैं बस चाहूँगा कि आप अपने दोस्त के साथ एक बार इस मास्टर क्लास को शेयर कर दो, उसे बताओ कि इसको पूरा देखने से उसके 30-35 मार्क्स, कम बोल रहा हूँ, 35 से 40 मार्क्स आराम से आ जाएंगे, क्योंकि सारा थियोरी पोर्शन जो कुछ भी इम्पोर्टेंट है वो सब कुछ मैं इसमें कवर कर रहा हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ लिंक लिस्ट के जो एप्लीकेशंस थे उसमें आपको उतना मज़ा नहीं आया होगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इट्स ओके। हैशिंग का जो कंसेप्ट था वो मैंने जी जान से पढ़ाने की कोशिश की, जितना जितना बेटर तरीके से मैं करवा सकता था मैंने उतना बेटर तरीके से करवाया।
बस मेरी रिक्वेस्ट इतनी सी है कि आप भी सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। सब्सक्राइबर ज़रूरी है। इस चैनल को जैसे जैसे ग्रो मिलेगा वैसे वैसे मुझे भी अप्रिसिएशन मिलेगा, मुझे भी बूस्ट मिलेगा, मुझे भी आपके लिए इस तरीके से और वीडियो बनाने में खुशी होगी कि मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ कुछ अच्छे लोगों के लिए। एंड इसी साल नहीं, मैं हर सेमेस्टर में हर एक सब्जेक्ट कंप्यूटर का होगा तो हर एक सब्जेक्ट वन शॉट के साथ मैं आपको पढ़ाऊँगा। एंड मैं वादा करता हूँ, मैं अगर आपने मेरी हेल्प की, मैं आपकी इतनी हेल्प करूँगा, आपकी डिग्री बहुत अच्छे से गुजरेगी एंड आप मज़े में काटोगे यार। मैं जो नहीं कर पाया वो मैं चाहता हूँ कि मैं आपके लिए पॉसिबल कर पाऊँ। हाँ, चलो अपने दुखों पे मिट्टी डालते हुए आगे बढ़ते हैं। रीजन वाई हैश फंक्शन इज यूज्ड, गिव वन एग्जांपल ऑफ हैश फंक्शन। हाँ, क्या करूँ मैं इसमें, चलो आपको बताता हूँ। प्राइमरी रीजन फॉर यूजिंग हैश फंक्शन इज इट्स एफिशिएंसी। जैसे कि हमने पिछले पूरे क्वेश्चन में देख लिया, हैश फंक्शन का यूज़ करते ही हमको एक यूनिक वैल्यू मिलती है, एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलती है जिस इंडेक्स पे हम अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं। बिगो वन टाइम में हम अपना, मतलब वो जो एक इंडेक्स मिली, फॉर एग्जांपल 0 मिला, तो 0 पे ही अपना डेटा, अपनी की वहीं पे होगी। बिगो वन टाइम में मैं वहां से जब चाहूँ तब वो की उठा सकता हूँ, राइट। एंड ये कंसिस्टेंटली एंड कॉन्स्टेंटली यही रहेगा बिग ऑफ वन टाइम। हाँ, मैं बिग ऑफ वन कर रहा हूँ, पर मैंने आपको यही नहीं बताया कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है क्या। तो उसके लिए आई एम सॉरी, आगे क्वेश्चन आएगा, आगे मैं आपको बता दूंगा। बट तब तक के लिए समझ लो, बिग ऑफ वन टाइम मतलब बहुत फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में हम रिट्रीवल कर सकते हैं अपने सिस्टम को ज़्यादा लोड दिए बिना। द प्राइमरी रीजन ये तो पढ़ लिया ना। It allows us to turn a search problem into index problem. जैसे कि मैंने आपको बता दिया, in data structure if you want to find an element in array or linked list, you normally have to check elements one by one big of and complexity के साथ। पर a hash function calculates exact location index of the data immediately, allowing for constant time access big of one on average। मैंने ये सब कुछ आपको बता दिया। एंड मोड का जो एग्जांपल है तो वो आप ऊपर देख लेना, कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा। मतलब हैश फंक्शन का एग्जांपल वो के मॉड कुछ भी लिख देना यहाँ पे, 3 प्लस n मॉड 11, ये बन गया अपना हैश फंक्शन, ठीक है। तो इंजीनियर्स लेट्स रीड अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि चेन्ड हैश टेबल बनाना है मेमोरी 10 का, जिसके अंदर कीज कुछ इस तरीके से डालनी है। एंड अपने को जो हैश फंक्शन दिया है वो है के मॉड एम। एम क्या है, अपने टेबल की साइज 10। अब इसको करने के लिए पहले तो हमें बनाना पड़ेगा एक छोटा सा टेबल। एंड ये टेबल में इस साइड होगा कीज एंड यहाँ पे होगा ऑप्स। ऑप्स क्या है, ऑपरेशंस। अब है साइड में हम बनाएंगे एक टेबल जो 10 का होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं इसके अंदर कीज डालना। 121 ऑपरेशन 121 मॉड 10। अब इसको बिना डिवाइड किए या बिना उतना ज़्यादा सोचे ही हम कह सकते हैं कि 1 आ जाएगा आंसर। 121 1 के पास 1 वाले सेक्शन में चला जाएगा। फिर आता है 3 एंड 4। 3 mod 10 इज इक्वल टू 3,
4 mod 10 इज इक्वल टू 4। तो 3 3 के पास चला गया, 4 4 के पास चला गया, फिर आगे आता है 31। अब ये मॉड क्या है ये मुझे मत पूछना। मॉड है मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन क्या करता है, इससे इसको डिवाइड करता है एंड जो रिमाइंडर बचता है वो हमें देता है। फिर 31 आ जाएगा 1, क्योंकि 31 मॉड 10 करेंगे तो 10 3 30, एक आ गया। तो अब यहाँ पे कोलिजन हुआ, तो यहाँ पे स्टार मार्क करके आप लिखोगे कोलिजन 31 चेन्ड टू 121। इस तरीके से लिख के यहाँ पे आप चेन बनाओगे एंड यहाँ पे बनाओगे 31। ठीक है। फिर 61, उसका भी आंसर 1 ही आएगा, विच विल बी चेंज टू 31, जो यहाँ पे आएगा 61। फिर आता है 24 एंड इसका आंसर आएगा 4। तो 4 के साथ 24 को चेन किया जाएगा। देन आएगा 7 7 7 खुद ही आएगा 87 में 7 बचेगा रिमाइंडर, तो वो चेन होगा 7 के साथ। फिर आएगा 8 एंड फिर आएगा 9। दिस इज योर कंप्लीट हैश टेबल, चेन्ड हैश टेबल, जो आपका फाइनल आंसर होगा। एंड ये आपको 4 से 7 मार्क्स दिलवाएगा। इसको आप और ढंग से ब्यूटीफुली एक एक ऑपरेशन दिखाते हुए, मतलब मैंने तो यहाँ पे बस ये इज इक्वल टू 1 लिख दिया, बट ये आप 1 मत लिखना, ठीक है। आप डिवाइड करना 10 12 120, एक बचा रिमाइंडर, और फिर लिखना इज इक्वल टू 1 एंड फिर मतलब खींच लेना। 2 पेज तक ये आंसर आराम से खींचा जा सकता है, हमने किया हुआ है, आप भी कर सकते हो। ठीक है, इन सब की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया। अब आता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है क्या? सबसे पहले होता है बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में बेस्ट केस तब आया जाता है जब हमको 1 ढूंढना है एंड हमने जस्ट इटरेशन स्टार्ट किया एंड पहले ही 1 है एंड 1 को हमने उठा लिया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड बेस्ट केस, कि हमको जो ढूंढना है वो फर्स्ट एलिमेंट ही हमको मिल गया एंड हमारा काम हो गया। दिस रिप्रेजेंट्स द सिनेरियो वेयर द एल्गोरिदम परफॉर्म्स द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स पॉसिबल, राइट। इट इज द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक प्रेडिक्शन। मैंने आपको समझा दिया। इसकी डेफिनेशन है अरेंजमेंट ऑफ डेटा अलाउज द एल्गोरिदम टू फिनिश फास्टेस्ट। एल्गोरिदम स्टार्ट हुआ, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट 5 है फॉर एग्जांपल, एंड मुझे 5 ही चाहिए। जैसे ही 5 आया, मतलब हमने एल्गोरिदम स्टार्ट किया, सबसे पहला एलिमेंट हमको 5 मिल गया, हम उसको लेके आ गए, राइट। ऐसा सोचो कि आपको क्लास में रोल नंबर 1 को ढूंढना है, राइट, एंड रोल नंबर 1 पढ़ाकू बच्चा है एंड फर्स्ट बेंच पे पहली साइड ही बैठता है दरवाजा खुलते ही। आप अंदर गए, दरवाजा खोले, सबसे पहले ही वो दिख गया, उसको उठा के अपने से मिल के पास चल दिए। बस एग्जांपल दे रहा हूँ। तो दिस इज कॉल्ड बेस्ट केस एंड उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग O ऑफ 1, जो हम अचीव करने की कोशिश कर रहे थे किसमें, वो आप बताओगे हैशिंग में। फिर है, अरे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की डेफिनेशन का, ठीक है चलो। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? इट इज नॉट अ मेजरमेंट ऑफ हाउ मेनी सेकेंड्स एन एल्गोरिदम टेक्स टू रन, ठीक है। कितना टाइम लगता है एक एल्गोरिदम को हमारा एग्जीक्यूट होने में, वो ये नहीं है, उसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं कहते। बिकॉज वो डिपेंड करता है कंप्यूटर की स्पीड पे।
कंप्यूटर के प्रोसेसर पे, कंप्यूटर के रैम पे, कंप्यूटर के हार्डवेयर पे डिपेंड करता है कि वो कितना फास्ट ऑपरेशन कंप्लीट करके देगा। इंस्टेड it is a numerical function that represents the number of elementary operation an algorithm performs relative to the size of input। मतलब जो साइज ऑफ इनपुट हम दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें जो चाहिए वो रिट्रीव करने में बेस्ट कितने स्टेप्स लगा रहा है अपना एल्गोरिथम। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं 1 to 100 नोट्स हैं हमारे पास लिस्ट में नहीं, मतलब आप समझ गए, 1 से 100 तक के हमारे पास है एलिमेंट्स लिस्ट के अंदर। एंड हमको ढूंढना है 1, हमने ढूंढना शुरू किया, स्टार्टिंग में ही हमको 1 मिल गया, इट्स कॉल्ड बेस्ट केस। फिर जब हम 100 ढूंढेंगे एंड सीक्वेंशियली सर्च कर रहे होंगे एंड 100 हमको एट लास्ट जाके मिलेगा, तो उसे बोलते हैं वर्स्ट केस। एंड एवरेज केस के बारे में हम पढ़ेंगे, तो ये शायद मैं आपको समझा दिया। फिर है एवरेज केस, इसे कहते हैं रियलिस्टिक सिनेरियो एंड ये थीटा से वो किया जाता है, नोटेशन उसका थीटा है। दिस रिप्रेजेंट्स एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस ऑल ओवर इनपुट पॉसिबल। जितने भी इनपुट पॉसिबल है उसके ऊपर ऑल ओवर, मतलब एवरेज केस ये है कि ऑल ओवर कैसा परफॉर्म करेगा अपना एल्गोरिथम सारे के सारे इनपुट्स के साथ। इसकी डेफिनेशन है द एवरेज नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन इफ वी रन एल्गोरिथम ऑन रैंडम इनपुट मैनी टाइम्स। रैंडम इनपुट्स पे हम बहुत बार उस सेम एल्गोरिथम को रन करने की कोशिश करेंगे, तब पता चलेगा कि अपना एल्गोरिथम कितना पानी में है, मतलब कितना एवरेज केस ले रहा है। It is calculated by taking sum of all possible execution time, dividing it by total number of possibilities. It is often, इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ये एग्जांपल दे देना जो मैंने आपको समझा दिया। चलो मैं समझा ही देता हूँ। जैसे कि वही एग्जांपल 1 से 100 तक का, बट लेट्स वही सेम एग्जांपल 1 से 100 तक का, बट लेट्स से हमको 50 देखना है, ठीक है। तो हम 1 से शुरू करेंगे, सीक्वेंशियल सर्च है, लीनियर सर्च है, वो कर करके 50 तक पहुंचेगा तो उसे 50 मिल जाएगा। अब इससे हमने ये सीखा, यहाँ पे 20, 30, 50 इस तरीके से हमने जब सर्च किया तब हमने ये सीखा कि जो जितने एलिमेंट्स हैं उतना ही टाइम लग रहा है उस एलिमेंट को ढूंढने में। 20 एलिमेंट होंगे तो 20 एलिमेंट रीड करने पड़ेंगे, 30 हो गए तो 30 रीड करने पड़ेंगे, 50 हो गए तो 50 रीड करने पड़ेंगे। तो n नंबर के एलिमेंट को ढूंढने में लीनियर सर्च में हमको बिग ऑफ n टाइम मिल रहा है। दिस इज कॉल्ड एवरेज केस। फिर है वर्स्ट केस यही, इसे हम बिग ओ से डिनोट करते हैं। एंड सारी जितने हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की जब बात करते हैं ना, हम बेस्ट केस या एवरेज केस की नहीं करते हैं। जब भी आगे आपको पढ़ाई लिखाई में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछी जाएगी वो इसी में होगी, मतलब वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ही आपसे पूछी जाएगी। This represents the maximum number of steps algorithm will ever take। अपनी जिंदगी में एल्गोरिथम जब मतलब उसका वर्स्ट केस, मतलब हमने इनपुट 100 दिया है एंड हम लीनियर सर्च में 100 ही फाइंड करने को बोल दे रहे हैं, तो वो मैक्सिमम स्टेप्स है जो वो एल्गोरिथम अपनी पूरी आयु में, अपनी पूरी जिंदगी में लेगा। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनालिसिस, क्योंकि
ये प्रूव करता है, गारंटीज दैट एल्गोरिदम विल नेवर टेक लॉन्गर टाइम देन दिस लिमिट। बिग ओ ऑफ एन से ज़्यादा टाइम नहीं लेगा कभी, ये इसको गारंटी करता है। दैट्स व्हाई इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब इसका एग्जांपल है लीनियर सर्च का, जिसमें मैंने आपको 100 का बोला था, पर 100 तो हमको मिल गया, पर थिंक कि 100 उस लिस्ट में है ही नहीं। एंड फिर जब एंड तक वो लेगा, सर्च करेगा, इट रीचेज द एंड, तो उसे बोलते हैं वर्स्ट केस, कि उसके अंदर है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। या फिर nth एलिमेंट की बहुत दूर अवेलेबल है, कि उसको पूरा का पूरा सब कुछ रन करना ज़रूरी पड़ जाएगा, सारा कंपैरिजन करना ज़रूरी पड़ जाएगा। अब इसमें आपको एक क्वेश्चन था जिसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में भी पूछा गया था। ओके, तो मैंने वो भी इसमें इंक्लूड किया है। मैं बस इसको पढ़ दूंगा, मैं इसको समझाऊंगा नहीं, मुझे पता है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर ये चीज़ आपको क्वेश्चन में आ गई तो एटलीस्ट आपको मेरे बोले हुए शब्द याद आए, एंड ये आप एफर्टलेसली कर पाओ, इसलिए मैं ये आपको पढ़ के सुना देता हूँ। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज द अमाउंट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, जो कि रैम है, एन एल्गोरिदम नीड्स टू रन टू कंप्लीट। एक एल्गोरिदम है जिसको कितनी मेमोरी चाहिए होगी रैम में कि वो पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हो पाए, एज अ फंक्शन ऑफ इनपुट जिसकी साइज है n। n मतलब कुछ भी हो सकता है। इट कंसिस्ट 2 पार्ट्स, ठीक है। एक होता है फिक्स्ड पार्ट, जो कि फिक्स मेमोरी होती है, मेमोरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स, सिंपल वेरिएबल्स एंड द प्रोग्राम कोड इटसेल्फ, ठीक है। वो फिक्स्ड पार्ट है कि मतलब कोड तो स्टोर करने के लिए जगह चाहिए। फिर है वेरिएबल पार्ट, मेमोरी फॉर डायनामिक एलोकेशंस, एरे, ऑब्जेक्ट, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यूब वगैरह वगैरह। एंड स्टैक स्पेस फॉर रिकर्जन, अगर हमने उसमें उस कोड में रिकर्जन का यूज़ किया है तो स्टैक का एक एप्लीकेशन है जो रिकर्जन काम करता है, रिकर्जन में हेल्प करता है। डिपेंड्स ऑन इनपुट साइज, हाउ मच एक्स्ट्रा मेमोरी इज नीडेड एज द इनपुट डेटा ग्रोज। ये जो वेरिएबल पार्ट है वो क्या क्या गिनता है कि कितना मेमोरी एक्स्ट्रा चाहिए होगा जब इनपुट साइज बढ़ता रहता है। अब ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। मेन बात ये है कि बिग ऑफ वन स्पेस सॉर्टिंग एन एरे बाय स्वैपिंग एलिमेंट इन प्लेस, एग्जांपल बबल सॉर्ट, बिग ऑफ वन स्पेस लेता है। एंड बिग ऑफ एन स्पेस कब ली जाती है? क्रिएटिंग अ न्यू एरे टू स्टोर द स्टोर्ड रिजल्ट, मर्ज सॉर्ट में जैसे होता है। सॉर्टिंग मैं आपको बाद में करवाऊंगा, आई होप मैं बेटरली आपको तभी करवा पाऊंगा। अब हम आ गए एवीएल ट्री कंस्ट्रक्शन पे। एवीएल ट्री कंस्ट्रक्ट करना है, एंड इसमें मेन बात ये है कि एलिमेंट हमको दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड बस 8, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको ऐड करना जल्दी जल्दी। ट्री में हमारे पास वन शॉट में इतना टाइम नहीं है। 1, फिर 1 2, फिर 1 2 3। अब मेन बात मैं यहाँ पे बता दूं आपको कि ये अब प्रॉब्लम क्या होगी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमें बी एफ नाम की एक चीज़ है, बैलेंस फैक्टर, जिसे हमें कैलकुलेट करना होता है। ये कैसे कैलकुलेट होता है? इट इज़ कैलकुलेटेड बाय लेफ्ट ट्री माइनस राइट सब ट्री। इसको हर एक एडिशन के बाद कैलकुलेट करना पड़ता है। एंड अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो ये 0 है, ये -1 एंड ये है -2। अब मेन बात यहाँ पे ये है कि
जब तक बैलेंस फैक्टर 0, -1 एंड 1 ये 3 है, तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे ज़्यादा हुआ या कम हुआ तो हमें रोटेशन करके इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये जो स्टेप है थर्ड, उसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा रोटेशन करके। ये राइट राइट रोटेशन इसमें प्रॉब्लम है, हमें इसको ठीक करना है। एक सिंगल लेफ्ट रोटेशन करके जिसमें होगा 2 बीच में आ जाएगा, लेफ्ट रोटेशन होगा बस इसका, ये होगा 1 यहाँ पे एंड फिर यहाँ पे होगा 3, 0 0 0 हो गया। अब हम ऐड करेंगे 4, तो यहाँ पे 3 का हो गया -1, ये हो गया -1 एंड ये 0। फिर हम यहाँ पे ऐड करेंगे 5 एंड जैसे ही हम 5 ऐड करेंगे वहाँ पे 3 हो जाएगा -2, 4 हो जाएगा -1 एंड ये हो जाएगा उससे भी ज़्यादा -2। तो 3 को प्रॉब्लम हो रही है, उसका बैलेंस फैक्टर बिगड़ रहा है। 4 बोलेगा कि ला मैं हेल्प करूं, तू इस तरफ नीचे चला जा, मैं तेरी जगह ले लेता हूं, मैं बैलेंस करने में तेरी हेल्प करूंगा। तो फिर इस तरीके से कुछ बन जाएगा ये। दिस इज ओवरऑल जहाँ पे हम स्टैंड कर रहे हैं। अब हम गिन लेते हैं बैलेंस फैक्टर क्या कह रहा है। 4 का बैलेंस फैक्टर 0 हो जाएगा क्योंकि राइट साइड भी है लेफ्ट साइड भी है। 2 का बैलेंस फैक्टर हो जाएगा -1 क्योंकि राइट साइड है जो वो है, पर इस तरफ एक ही है। अब आगे हमें देखना है जब हम 6 ऐड करेंगे तब 2 का बैलेंस फैक्टर कितना बिगड़ता है। 2 1 4 5 3 एंड यहाँ पे जैसे ही मैं 6 ऐड करता हूँ 5 का बैलेंस फैक्टर हो जाता है -1, 4 का बैलेंस फैक्टर हो जाता है -1, बट 2 का बैलेंस फैक्टर हो जाता है -2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं ना, यहाँ पे 3 हो गए, इस साइड की हाइट 3 हो गई, बट इस साइड की हाइट तो 1 ही है, राइट। 3 - 1 -2, इसका बैलेंस फैक्टर बिगड़ रहा है। तो अब 4 आएगा हवा में एंड 4 बोलेगा कि लाओ मैं हेल्प कर देता हूँ एंड 4 this will be rotated to this side and अपना ट्री कुछ दिखने लगेगा ऐसा। 4 2 5। अब यू विल बी आस्किंग कि 3 कहाँ जाए। 3 जाएगा जैसे अपनी नॉर्मल BST की प्रॉपर्टीज यूज होती है वैसे ही। 4 से छोटा है, 2 से बड़ा है, तो 2 से राइट साइड 3, 2 से लेफ्ट साइड 1, 5 से राइट साइड 6। बैलेंस एकदम परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। फिर हम ऐड करेंगे 7। अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखते हैं। 7 0, यहाँ पे -1। 5 बोलेगा मैं दुखी हूँ क्योंकि 5 के पास तो लेफ्ट ब्रांच है ही नहीं, उसकी राइट ब्रांच ही बढ़ती जा रही है। 5 बैलेंस नहीं है। 5 को 6 बोलेगा कि तू भाई नीचे चले जा, मैं तेरी हेल्प करने के लिए वहाँ पे तेरी पोजीशन ले लेता हूँ, मैं बैलेंस बना के रखूँगा। तो फिर 4, फिर यहाँ पे हो जाता है 6 5 7, ये 2, अपना जो लेफ्ट हैंड साइड जैसा था वैसे का वैसा प्रॉपरली बैलेंस्ड। एंड यहाँ पे फिर 8 ऐड हो जाएगा तो किसी को कोई पेट दुखावा नहीं होगा। दिस इज हाउ AVL ट्री इज मेड। अब इस ट्री को मैं ढंग से आपको कहीं और कॉपी करके रख देता हूँ। दिस इज अवर फाइनल ट्री जो सब कुछ ऐड करने के बाद, सब कुछ बैलेंस करने के बाद, सारे रोटेशन करने के बाद बनेगा। अब मैंने आपको बहुत तुच्छ तरीके से सब कुछ एक्सप्लेन किया है, नहीं एक्सप्लेन तो बहुत अच्छे से किया, बट मैं आपको
रिप्रेजेंटेशन ढंग से नहीं दे पाया क्योंकि मेरे पास स्लाइड्स की कमी है। आपके पास एग्जाम में पेपर की कोई कमी नहीं होगी। आप ये लिखोगे 1, फिर इसके नीचे इसके ऊपर लिखोगे स्टेप 1 इंसर्टिंग 1, फिर इंसर्ट 2, इंसर्ट 3, फिर यहाँ पे बोलोगे राइट रोटेशन, राइट प्रॉब्लम, फिर आप रोटेशन करके दिखाओगे कि रोटेशन के बाद कैसा दिख रहा है। फिर अगली जगह पे आप लिखोगे इंसर्टिंग 4, इंसर्टिंग 5, फिर 5 को इंसर्ट करने के बाद जो रोटेशन की है वो, फिर इंसर्टिंग 6, फिर इंसर्टिंग 7, 8। इस तरीके से आपको 3-4 पेज भर ही देना है। आपको मिंडा ही बनाना है और कुछ नहीं करना है। बट जितना लंबा आंसर खींच सको, जितनी डिटेल्स आप अपने आंसर में ऐड कर सको, उतना करना जरूरी है। फाइनल ट्री रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होगा एंड हो गया। ये वाला क्वेश्चन मैं अब नहीं करवाऊंगा, ये वाला क्वेश्चन आप कर लेना, आखिर में करवाता हूँ, ठीक है। अभी ये मेन बात ये है कि ये थ्योरी का पार्ट ज़्यादा मुझे कवर करना था, तो अभी पहले थ्योरी सब कुछ देख लेते हैं जल्दी जल्दी, बहुत सारे क्वेश्चन बाकी है। What is file organization? Briefly summarize different file organization techniques. File organization क्या है? File organization refers to logical relationship among various records and file that constitutes a file, particularly with respect to the means of identification and access to any specific records. कोई रिकॉर्ड है, ठीक है, वेरियस मतलब एक फाइल है जिसको तोड़ करेंगे तो ये एक ब्रिक हमारा एक रिकॉर्ड बनेगा। ये रिकॉर्ड कहाँ पे स्पेसिफाइड है अपनी मेन मेमोरी में, एंड उसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, इस टेक्निक को, जिससे हम उसका आइडेंटिफिकेशन एंड वो कहाँ पे लोकेटेड है उसे उसकी लोकेशन को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, उसे बोलते हैं फाइल की ऑर्गेनाइजेशन। इन सिंपलर टर्म्स, इट इज द मेथड यूज्ड टू स्टोर एंड अरेंज डेटा रिकॉर्ड्स ऑन अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, ठीक है, जैसे हार्ड डिस्क, so that they can be retrieved efficiently when needed। जब हमें ज़रूरत हो तब हम उसे ले पाए। तो उसका जो डेटा लोकेशन है उसको जिस तरीके से हम ऑर्गेनाइज करके रखते हैं कि हम अपने एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में अपनी फाइल्स कहाँ पे रखी है, उसे बोलते हैं फाइल ऑर्गेनाइजेशन। चॉइस ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन हाउ क्विकली वी नीड टू रिट्रीव डेटा, whether we need to process records one by one or jump to specific record frequency of insertions and updates। ये तीन चीज पे अपना ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, फाइल ऑर्गेनाइजेशन, वो डिपेंड करता है। क्या कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसर्शन एंड अपडेट, ज़्यादा अपडेट करना है, जल्दी जल्दी इंसर्शन करना है, रिपीट करना है, ये एक। दूसरा कि हमको रिकॉर्ड को प्रोसेस करना है, एक उठा के उसे कोई प्रोसेस में लेना है, या हमें जो स्पेसिफिक रिकॉर्ड चाहिए वहां पे जंप करना है। ये तीन चीजें डिफाइन करती है कि हमारा फाइल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, कौन सी टाइप का है। अब टाइप्स ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन। फाइल ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स, सबसे पहला सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये एक बहुत सिंपल मेथड है जहाँ पे रिकॉर्ड्स को स्टोर किया जाता है एक के बाद एक, कंटिन्यूअस मैनर में, यूजुअली स्टोर्ड बाय प्राइमरी की, जैसे कि रोल नंबर। हाउ इट वर्क्स? टू एक्सेस 50th रिकॉर्ड, सिस्टम मस्ट रीड प्रीवियस 49 फाइल फर्स्ट। मतलब एक के बाद एक सब सारा डेटा हमको रीड करना पड़ेगा, तब जाके हम हमारी डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे। एनालॉजी क्या है? कैसल टाइप, you have to rewind fast forward songs to get through the one you want। वो कैसेट आती थी बहुत पुरानी, लंबे लंबे टेप, शायद आपने नहीं देखी होगी, बट कैसेट आती थी जो वाइट ब्लैक पतली पट्टी होती थी जिसमें
अगर उसमें हमें हमारे सॉन्ग तक पहुंचना है, फास्ट फॉरवर्ड करना है, तो वो पर्टिकुलरली उसमें वो उंगली घुसा के उसको घुमाना पड़ता था, जिससे हमें जहां तक पहुंचना है वो फास्ट फॉरवर्ड हम कर पाए, वरना वो धीरे 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 घूम घूम के हमको उस सॉन्ग तक पहुंचा देती। अब इसका प्रोज क्या है, बहुत सिंपल डिजाइन है, एफिशिएंट है, बैच प्रोसेसिंग पे काम करता है, वेयर यू नीड टू प्रोसेस ऑल द रिकॉर्ड्स लाइक पेरोल। कॉन्स क्या है, स्लो है क्योंकि स्पेसिफिक रिकॉर्ड को सर्च करना स्लो हो जाता है, क्योंकि ये हम हर एक फाइल को एक्सेस करते हुए चल रहे हैं इसलिए। सेकंड है डायरेक्ट या फिर रैंडम फाइल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्या है, इन दिस मेथड records are stored in random location on the disk but their location are determined by mathematical formula, जिसे हैशिंग कहते हैं। जो मैं आपको हैशिंग वाले कंसेप्ट में समझाने की कोशिश कर रहा था, ये वही है जिससे बिग ऑफ वन टाइम में हम रिकॉर्ड को एक्सेस कर पाए। तो ये मैं आपको नहीं समझा रहा। फिर है थर्ड, इंडेक्स्ड। इंडेक्स मतलब इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड। This is a hybrid approach that combines benefit of sequential and direct organization. It uses separate index file to track the data. ये कैसे वर्क करता है, अपनी जो फाइल है उसके साथ एक सेपरेट इंडेक्स फाइल होती है। अगर हमें सारे के सारे डेटा प्रोसेस करने हैं तो वो हम सीक्वेंशियल सर्च मतलब सीक्वेंशियली जो फाइल ऑर्गेनाइजेशन में करते थे वो ही करेंगे। बट हमें किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे कोई वैल्यू है जो हमें रिट्रीव करनी है, तो हम इंडेक्स वाली फाइल के पास जाएंगे, उसे बोलेंगे कि ये मुझे दे दो, तो वो अपने लोकेशन पे जो कुछ भी अवेलेबल होगा वो हमें खींच के लाके दे देगा। अब है सर्च टेक्निक्स एंड इसमें है सीक्वेंशियल सर्च एंड बाइनरी सर्च का डिफरेंस। 4 मार्क्स में पूछा जाता है। आपने पहले पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा है तो पहली बार पढ़ लो। प्री रिक्विजिट क्या है, नो स्पेसिफिक ऑर्डर रिक्वायर्ड, लिस्ट कैन बी अनसॉर्टेड। बट बाइनरी सर्च में सॉर्टेड लिस्ट ही होनी चाहिए, ये जरूरी है। फिर ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम, इटरेटिव ट्रावर्सल, सब कुछ ट्रैवल्स करता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, सारे के सारे नोड्स वो ट्रैवल करेगा। ये करता है डिवाइड एंड कॉन्कर, एन बाई टूथ पोजिशन पे जाता है एंड वो बोलता है कि बताओ ये एन बाई टू इक्वल है, बड़ा है या छोटा है अपने की से। छोटा है तो इस तरफ देखो, बड़ा है तो इस तरफ देखो, इक्वल है तो उसी को प्रिंट कर दो, सिंपल। फिर है एक्सेस मेथड, सीक्वेंशियल एक्सेस वर्क्स ऑन एरे एंड लिंक लिस्ट। और इसका है रैंडम एक्सेस, एफिशिएंट ऑन एरेज ओनली। फिर बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है सीक्वेंशियल की, बिग ऑफ वन, इसकी भी होगी बिग ऑफ वन, ऑब्वियसली सर्च टेक्निक्स है। वर्स्ट केस इसमें होता है बिग ऑफ एन, अगर आखिरी वाला एलिमेंट हुआ तो मैंने ये आपको टाइमिंग कॉम्प्लेक्सिटी में समझा दिया कि बिग ऑफ एन यहाँ पे क्यों लिखा है। बट जब बाइनरी सर्च करेंगे तो वो हाफ करता जाएगा सारे के सारे उसको बेस को, तो वो log n टाइम में कंप्लीट कर देगा, जिसे बोला जाता है log base to n, requires splitting the list इसलिए। अब छोटी साइजेस के लिए जो अपना सीक्वेंशियल सर्च है वो बहुत एफिशिएंट है, बट अपना जो बाइनरी सर्च है वो लार्ज डेटा सेट में भी एफिशिएंटली काम कर सकता है। इजी टू इम्प्लीमेंट, ये थोड़ा ट्रिकी होता है, कुछ भी नहीं होता, वो हमने पढ़ ही रखा है। अब ये क्या है, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन वर्सेस डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, कैसे किया जाता है। चलो, व्हेन एलोकेटेड, कब एलोकेट किया जाता है, जब कंपाइल टाइम होता है बिफोर एग्जीक्यूशन। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन तब होता है जब हम उसको रन कर रहे हैं। मेमोरी सेगमेंट स्टोर्ड इन स्टैक यूजुअली, एंड अपना डायनामिक हीप का यूज करता है। साइज अपनी स्टैटिक मेमोरी की फिक्स होती है, उसका नाम है स्टैटिक, फिक्स्ड ही होगी। डायनामिक में फ्लेक्सिबल होती है, जितना हम वेरिएबल साइज इंक्रीज करना चाहे उतना कर सकते हैं, जितना रिसाइज करना चाहे कर सकते हैं, कम ज़्यादा। डायनामिक का मतलब ही ये है कि हम जिस तरीके से अपनी इच्छा के अनुसार अपना
साइज अपने मेमोरी का साइज या मेमोरी अलोकेट जहाँ पे हो रही है उसका साइज बढ़ा सके या श्रिंक कर सके। एक्सेस मेथड्स, वेरिएबल आर एक्सेस बाय नेम। एक्सेस मेथड, इसमें पॉइंटर्स यूज होते हैं। एफिशिएंटली ये फास्टर होता है एंड अपना जो डायनामिक मेमोरी होता है वो थोड़ा सा स्लो होता है क्योंकि सीपीयू टाइम लगता है अलोकेट फ्री मेमोरी ब्लॉक्स करने में। फ्री मेमोरी ब्लॉक्स को अलोकेट करने में सीपीयू थोड़ा सा टाइम लेता है। अब है मेमोरी रीयूजेबिलिटी। Memory is freed when function or block ends. Programmer must explicitly free memory using free or delete malloc या free function to avoid leaks. Risk wastage होगा if you allocate array 100 की साइज हमने array को दे दी बट उसको यूज 5 की ही करना है तो बाकी का 95 तो वेस्ट ही गया ना। बट इसमें हम मेमोरी लीक्स पॉसिबल है, यही एक रिस्क है कि इसमें मेमोरी लीक्स पॉसिबल है। इफ हम फॉरगोट, हम भूल जाए कि हमने जिस चीज को अलोकेट की है मेमोरी उसको हम फ्री करना भूल जाए तो इट स्टेज ऑक्यूपाइड अंटिल द प्रोग्राम इज ओवर। अब है मैलॉक एंड फ्री फंक्शन। मैलॉक फंक्शन पूरा नाम क्या है? मेमोरी अलोकेशन, ठीक है। पर्पस, इट इज यूज टू डायनामिकली अलोकेट अ सिंगल लार्ज ब्लॉक ऑफ मेमोरी विद स्पेसिफिक साइज। लाइब्रेरी कौन सी यूज करता है? तो stdlib.h हेडर फाइल के अंदर डिफाइंड होता है। रिटर्न वैल्यू क्या करता है? इट रिटर्न्स अ पॉइंटर ऑफ टाइप void, जेनेरिक पॉइंटर है, टू the first byte of allocated memory. If there is no memory available, heap is full, so it returns null. Initialization, the allocated memory contains garbage values initially. इसमें कुछ भी मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। मैलॉक फंक्शन मैंने आपको ढंग से बता दिया, ये आपने सुन लिया, उतना ही इनफ है। फिर है फ्री फंक्शन। फ्री फंक्शन का पर्पस ये है, इट इज यूज टू डीअलोकेट द अलोकेटेड मेमोरी बाय मैलॉक दैट वाज प्रीवियसली अलोकेटेड बाय मैलॉक, वही कैलॉक और रीकैलॉक। व्हाई इट इज यूज इन डायनामिक अलोकेशन? मेमोरी इज नॉट ऑटोमेटिकली हम मेमोरी फ्री नहीं होती है। मैलॉक कैलॉक फंक्शन में हम जब मेमोरी को अलोकेट कर देते हैं वो अपने आप फ्री नहीं होती है। तो अपना जो ये फ्री फंक्शन है वो काम करता है कि जब उसका काम खत्म हो गया, मैलॉक से जो मेमोरी उसको अलोकेट की गई है उस मेमोरी का काम खत्म हो गया तो उसके बाद हम फ्री फंक्शन लिख देते हैं जिससे वो जो ब्लॉक है, लार्ज ब्लॉक ऑफ मेमोरी है जो डायनामिक को अलोकेट किया गया था वो फ्री कर सके। हाँ 1.5 घंटे से मैं कंटिन्यूअसली बोल रहा हूँ, मेरा गला अब मेरी बातें नहीं मान रहा। अब ये क्वेश्चन को थोड़ा सा इग्नोर मार देना क्योंकि मैं अब थोड़ा सा, एक सेकेंड, नहीं 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 ठीक है ठीक है। फिर अपने क्वेश्चन में आगे है कि डिस्कस एडवांटेजेस ऑफ डायनामिक मेमोरी ओवर स्टैटिक मेमोरी। मेमोरी एफिशिएंसी, नो वेस्टेज, बस फ्री करना भूलना नहीं है। फ्री करना भूल गए तो मेमोरी वेस्ट हो सकती है, मेमोरी लीक हो सकती है। बाकी स्टैटिक में अगर ये एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूँ, बट डायनामिक में हमको वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हम मेमोरी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं एट रन टाइम। फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है रीसाइजिंग की, राइट। वंस एरे साइज इज डिसाइडेड इट कैन नॉट बी चेंज। बट अगर हम इसमें डायनामिक में रीसाइज करना चाहते हैं तो री एलोकेशन फंक्शन का यूज करके डेटा को ग्रो करवा सकते हैं। फिर है लाइफ टाइम कंट्रोल
स्टैटिक मतलब वेरिएबल्स इनसाइड फंक्शन आर स्टैटिक, स्ट्रिक्टली लोकल, ठीक है, दे आर डिस्ट्रॉयड एज सून एज द फंक्शन एंड्स। स्टैटिक में जब वेरिएबल्स होते हैं जो कुछ फंक्शंस के अंदर लिखे जाते हैं, वो फंक्शन के ख़त्म होते ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बट डायनामिक में memory allocated to heap persists even after function returns. This allows you to create data structure like linked list inside a function and return them to main program. बराबर है, समझ गए होगे, मैं मतलब समझा तो दिया मैंने। फिर हैंडलिंग लार्ज स्ट्रक्चर्स, the stack used for static variables is usually small. The heap used for dynamic allocation is much larger, allowing for storage of large data sets और most सब मैंने आपको समझा दिया। अब है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। पूरी महाभारत खत्म हो गई, उसके बाद हम बाण चलाना सीखेंगे। यहाँ पे पता नहीं ये मैंने किस तरीके से ये फाइल बनाई है, बट दैट्स ओके। Linear data structure. In linear data structure, the elements are arranged in sequential or linear order. इसका एग्जाम्पल है array, linked list, stack, queue. Each element is connected to its previous and next element. ठीक है। Structure. Data is stored in single level, मतलब सीक्वेंस में एक ही सीक्वेंस में एक ही लेवल पे डेटा होगा। ट्रैवर्सल, सारे को हम ट्रैवर्स कर सकते हैं वन आफ्टर अनदर, एक एलिमेंट के बाद दूसरा, इस तरीके से हम ट्रैवर्स कर सकते हैं। रिलेशनशिप, ईच एलिमेंट हैज यूनिक predecessor and unique successor except for the first and last element, ठीक है। memory usage, often easier to implement but may not be the most memory efficient complex relationship, ठीक है, छोड़ो छोड़ो। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आता है अपना ट्रीज एंड ग्राफ, जो अलग अलग लेवल्स पे वर्क करता है, अलग अलग लेवल्स पे काम करता है। इन नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर द एलिमेंट आर नॉट अरेंज्ड इन सीक्वेंस, इंस्टेड दे आर अरेंज्ड इन हायरार्किकल मैनर where one element can be connected to multiple other elements. Structure, traversal, relationship, ये सब आप पढ़ लेना, बहुत इजी चीज़ें हैं। आपको ग्राफ एंड ट्रीज को ही डिफाइन करना है इन सब में। अब क्वेश्चन है कि स्पार्स मैट्रिक्स को एक्सप्लेन करो विथ एग्जांपल। एग्जांपल अभी रहने देंगे, मैं जितना समझा पा रहा हूँ, मेरा गला जहाँ तक साथ दे पा रहा है वहाँ तक मैं आपको सिर्फ समझा देता हूँ, थ्योरी पोर्शन सारा। What is sparse matrix? A sparse matrix is a matrix in which majority of the elements are zero. ठीक है, बहुत सिंपल चीज। अब पहले थोड़ी देर रुक जाओ। अगर मेरी मेहनत आपको दिख रही है कि ये इंसान मेहनत कर रहा है, अपनी पूरी कोशिश कर रहा है हमको हेल्प करने के लिए, अगर मेरी मेहनत से आपको थोड़ा सा भी फर्क पड़े, अगर आपके एग्जाम पे 5 मार्क्स का भी फर्क पड़े, राइट, तो इस चैनल को आके सपोर्ट करना, कमेंट में डालना कि हाँ हमें फ़र्क पड़ा, जिससे मुझे पता चले कि मैं इतना ये जो कुछ भी कर रहा हूँ वो किसी ना किसी के काम आ रहा है। मैं बस ऐसे ही मतलब अंधेरे में दौड़ नहीं रहा, मेरे साथ है, मैं कोई लक्ष्य की तरफ दौड़ रहा हूँ, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसकी वजह से किसी का भला हो रहा है। ठीक है, थैंक यू। Sparse matrix contains mostly zero values. Example, a large map where most area is empty ocean. Dense matrix क्या होता है? Contains mostly non-zero values, digital images. अब अपनी जो वो था वही ले लो, यही ठीक रहेगा। ये एक एग्जांपल है स्पार्स मैट्रिक्स का, फुल स्टॉप। चलो आगे बढ़ो। Prems and Kruskal
ये इसके एग्जांपल के साथ मैं आपको अच्छे से शॉर्ट्स के साथ पढ़ा दूंगा। अभी थ्योरी पार्ट थ्योरी ही रखते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। प्रिम्स एंड क्रुस्कल पूछा जाता है 4 मार्क्स में, और में दोनों क्वेश्चन आता है, या तो प्रिम्स ऊपर होता है एंड क्रुस्कल नीचे होता है। मोस्टली करवाऊंगा, कल वीडियो आ जाएगा। बबल सॉर्ट, प्रिम्स, क्रुस्कल एंड वो जो बाइनरी सर्च वाला था वो मैं करवा दूंगा। एंड स्टैक क्यू एंड लिंक लिस्ट के लिए अलग वीडियो मैं डालने की कोशिश करूंगा, अगर रात तक मैं डाल पाया तो। उसका मैं 100% भरोसा नहीं लेता, बट इतना तो आ ही जाएगा। डिफाइन ग्राफ एंड लिस्ट 3 यूजेस ऑफ ग्राफ। ठीक है, ग्राफ इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग 2 मेन कंपोनेंट्स। एक होता है वर्टिसेस, एक होता है एज। नोड, इसे वर्टिसेस बोलते हैं, ये जो लाइन जाती है उसे बोलते हैं एज। vertices मतलब node, the points that represent entities, object, people, location, and edges, the lines that connect these vertices, representing a relationship between the and connection between them. Mathematically, a graph is represented as G is equal to VE, where V is vertices and E is set of edges, edge। ग्राफ के टाइप्स दो होते हैं, डायरेक्टेड होता है, अनडायरेक्टेड होता है एंड वेटेड होता है। हमारे काम का ऊपर का दोनों ही है। द कनेक्शन इज टू वे अनडायरेक्टेड में। अब डायरेक्टेड ग्राफ में सिंगल डायरेक्शन में होता है, जैसे कि ये A टू B, B टू C, इस तरीके से डायरेक्शन दी होती है। एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है बिना डायरेक्शन का। ठीक है। मेजर यूजेस ऑफ ग्राफ में होता है सबसे पहला सोशल नेटवर्क। एवरी यूजर इज अ वर्टेक्स, इफ टू पीपल आर फ्रेंड्स देयर इज एन एज कनेक्टिंग देम। अब ठीक है, उसका दूसरा एप्लीकेशन है गूगल मैप्स एंड जीपीएस नेविगेशन। लोकेशन होती है अपना वर्टाइसिस एंड रोड कनेक्शन होते हैं एज। बेसिक चीज़ें हैं। फिर है डिफाइन ग्राफ एंड लिस्ट एनी 3 यूजेस ऑफ ग्राफ। अरे यार वही तो दो हो गया, ये तीसरा यूज वर्ल्ड वाइड वेब, गूगल सर्च जैसे। एवरी वेब पेज ऑन द इंटरनेट इज अ वर्टेक्स, एवरी हाइपरलिंक ऑन द पेज पॉइंटिंग टू अनदर पेज इज अ डायरेक्टेड एज। एप्लीकेशन है गूगल्स पेज रैंक एल्गोरिथम एनालाइजेस दिस मैसिव ग्राफ to determine which pages are mostly based on how most important based on how many people उसको विजिट करते हैं। एंड ये अपना लास्ट चीज रहेगा आज की वीडियो का, जो है BFS वर्सेस DFS। ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं। BFS में फीफो मतलब क्यूब का उपयोग किया जाता है, DFS में स्टैक का उपयोग किया जाता है या फिर रिकर्जन का। कंप्लीटनेस, BFS कंप्लीट होता है गारंटीड टू फाइंड अ सॉल्यूशन इफ वन एग्जिस्ट ऑब्वियसली, एंड DFS इनकम्प्लीट होता है क्योंकि if the search space is infinite or contains a loop without depth bound, DFS may follow infinite path and never find a reachable goal। ठीक है। ऑप्टिमलिटी, ऑप्टिमल मतलब गारंटीड टू फाइंड सॉल्यूशन विद द फ्यूएस्ट एजेस, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ में हमको हमारा काम करके BFS दे देगा। ये DFS ऑप्टिमल नहीं है, इट फाइंड्स द फर्स्ट सॉल्यूशन इट एनकाउंटर्स व्हिच मे बी मच लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट पाथ। अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ B टू द पावर D। अब B क्या है? डेप्थ। B क्या नहीं, D क्या है? डेप्थ। डेप्थ अब ये है B टू द पावर M, where M is the maximum depth of the search space। search space की maximum depth। space complexity है इसका B to the power D and can be huge as it stores all the nodes at the deepest level D। and for DFS B
into M, much lower than BFS as it stores only the current path and siblings on the frontier. Best used when, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। जो दो तीन टॉपिक तो नहीं, मतलब 5-6 टॉपिक बचे हुए हैं हमारे, वो सारे के सारे टॉपिक मैं आपको अगले वीडियो में दे दूंगा। अगले वीडियो में क्या क्या होगा, सबसे पहले तो बाइनरी वाला ट्रावर्सल जो हमको दिया हुआ है पोस्ट ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर, उसके बेस पे हमको जो बाइनरी सर्च ट्री या बाइनरी ट्री बनाना है वो। देन सारे के सारे सॉर्ट, बबल, क्विक एंड तीसरा जो इम्पोर्टेंट है सिलेक्शन। ये 3 सॉर्ट, ये वाला क्वेश्चन, एंड अगर मैं कुछ भूल रहूँगा तो वो उसके साथ आ जाएगा। फिर अगर कल के दिन में मुझसे पॉसिबल हो पाया तो अगला वीडियो आएगा रात को 9 बजे के आसपास, एंड वो वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्यू, स्टैक एंड लिंक लिस्ट। ठीक है मेरे दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। आई होप ये वीडियो आपको काम आएगी, एग्जाम में अच्छे आप परफॉर्म करोगे, बेस्ट परफॉर्म करोगे, एंड आराम से आप 40 to 45 मार्क्स इतने घंटे, मतलब ये जितना भी अभी टाइम हुआ है मुझे पता नहीं है, ऑलमोस्ट 2 घंटा होने आया होगा क्योंकि मेरे गले ने जवाब दे दिया है। एंड तो हाँ, तो 2-3-4 घंटे जितना आप पढ़ के आराम से 40 से 55 मार्क्स ला सकते हो। एंड ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही है, इसमें से मैंने कुछ भी ऐसा नहीं दिया जो इम्पोर्टेंट ना हो, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने इसमें दे दिए हैं। ये पीडीएफ आपको कब मिलेगी, ये पीडीएफ आपको शायद एग्जाम के एक दिन पहले, मतलब आज 15 है, कल 16 को दोपहर को 3 बजे जब मैं इसका पार्ट 2 लॉन्च करूंगा तब तक आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखना इस चैनल का, एंड सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना, शायद उनका थ्योरी पार्ट जल्दी कंप्लीट करवाने में आप उनकी हेल्प कर सको। मिलते हैं अगले लेक्चर में।